Hello everyone, how are you all? Welcome to Faster Sir Classes and I'm back with another video and another topic. And guys, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 फेडरलिज्म सिविक्स क्लास 10 सीबीएसई। तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है, सो प्लीज वीडियो का अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू फास्टर सर क्लासेस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो गाइस, हमारा जो चैप्टर है फेडरलिज्म, इसमें हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्टडी करना है। हम लोगों को इसमें देखना है व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म क्या चीज है। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी वो क्या चीज है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ। सो पहला हम लोगों को यहाँ देख लेते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या चीज है। सो गाइस, फेडरलिज्म का मतलब है, यहाँ नोट जरा ध्यान से देखना, शेयरिंग पावर बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जैसे स्टेट गवर्नमेंट। सो बेसिकली वी कैन से दैट पावर शेयरिंग ही आपका जब सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है वो आपका फेडरलिज्म कहलाता है। ये बात आप याद रखना कि फेडरलिज्म में जो है वो मिनिमम 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है या उससे ज्यादा टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर सारी की सारी पावर जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। पहला है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है गाइस, फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज्यादा टाइप की आपकी गवर्नमेंट होती है। पहले आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है आपका लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। सो जब हम लोग आजाद हुए तो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो थी वो 2 टाइप की गवर्नमेंट थी, यानी एक यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में हमारे यहाँ एक टाइप की और गवर्नमेंट आ गई, लोकल गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे कैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट आई और क्यों आई, क्यों इसकी जरूरत हमें हुई। दूसरा है सेम सिटीजन्स सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। एक्चुअली ये फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक से ही सिटीजन होते हैं, लेकिन जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन सबका ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अगर सेंट्रल की बात की जाए तो वहां पर हम लोग जो वोट देते हैं वो एमपी को देते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग देते हैं और हम दोबारा वोट देते हैं। हम लोग स्टेट लेवल पर भी वोट देते हैं, हम लोग वहां देते हैं एमएलए को वोट। तो सेम सिटीजन, यानी एक मैं, यानी मैं ही हूं, सेम हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एमपी को भी वोट दे रहा हूं और मैं एमएलए को भी वोट दे रहा हूं। या फिर गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि गवर्नमेंट सेंट्रल भी है और स्टेट भी है और वो कंट्री के जो लोग हैं उन सबको, दोनों को क्या है, दोनों टाइप की गवर्नमेंट आपकी कंट्रोल कर रही है, लेकिन सबके ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होते हैं। कुछ काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और कुछ काम आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट, सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली मसला क्या है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उन सबके राइट्स, उन सबके अधिकार, पावर्स वगैरह सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो सुपीरियर है, जो सुप्रीम थिंग्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमें सब बता दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या उसकी ज्यूरिसडिक्शन रहेगी, कहाँ उसकी मर्यादा रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट की क्या मर्यादा रहेगी। तो हमारे यहाँ जो है वो सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरलिज्म में। उसके बाद है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है हम इस फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपका रिजिड होता है। इसका मतलब है इतनी आसानी से आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। इसको मैं आगे बताऊंगा क्या मैटर है ये। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आता है कि बाय द वे कभी कभी बिटवीन 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, या कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो वहां पर जो सेटलमेंट होता है, वहां पर जो इन चीजों को सॉर्ट आउट कराता है, सॉल्व कराता है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से वो सारी चीजें देखता है। तो इसलिए हमें यहाँ कहा गया है कि सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, यानी इस फेडरलिज्म में जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो कोर्ट्स के पास होती है। नेक्स्ट है आपका, इन द लास्ट वन है डुअल ऑब्जेक्ट्स, यानी फेडरलिज्म के डबल फायदे होते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्ट होता है सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी फेडरलिज्म की वजह से देश के अंदर जो है वो यूनिटी रहती है।
आपस में भाईचारा रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी पावर है, तो लड़ाई झगड़े के चांसेस कम रहते हैं। अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, और जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है, जो अलग अलग कल्चर हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के राइट्स हैं, जो कल्चर हैं, जो कस्टम्स हैं, उनमें अकोमोडेशन रहता है, उनमें जो है वो एक तरीके का अरेंजमेंट रहता है, एक समझौता रहता है। यानी हर स्टेट्स को अपने हिसाब से अपने राइट्स, कस्टम, ड्यूटीज को फॉलो करने का अधिकार रहता है फेडरलिज्म में। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यह नहीं है कि सारे स्टेट्स को एक साथ ट्रीट कर रही है या सारे स्टेट को एक साथ मानकर जो है वो पॉलिसी बना रही है, ठीक है। तो इस फेडरलिज्म की वजह से क्या रहता है, हमारा यूनिटी बढ़ती है देश के अंदर, उसके अलावा अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी होता है। अब आगे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फेडरेशन। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैंने इतना बहुत सारा क्यों बना रखा है। एक्चुअली गाइस बार बार लिखो फिर ये करो तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इसको लिखने में भी आई थिंक इट टुक 45 to 50 मिनट्स लगते हैं, फिर वीडियो बनाने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, तो इसलिए मैंने सारी चीजें यहाँ लिख लिया है सो दैट आई कैन इजिली एक्सप्लेन दिस टू यू, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फेडरेशन, यानी जो फेडरेशन है ये आपका कितने टाइप का हो सकता है, तो इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स नहीं है, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड्स हैं, और वो सब मिलके अब बिगर यूनिट्स बन जाता है, एक बड़ा एक स्टेट्स बन जाता है, एक बड़ी कंट्रीज बन जाती है। सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यानी सारे स्टेट के पास इक्वल पावर्स होती है इस कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। इसका बढ़िया सा एक एग्जांपल है 3, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका का तो आई थिंक आप लोग सब जो जानते होंगे, अमेरिका इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। तो अमेरिका में क्या रहता है कि यहाँ पर 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, तो वो सभी मिलके जो है वो मतलब एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं, और उनमें सब में इक्वल पावर्स होती है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का अलग मसला है। यहां पर अगर पावर की बात की जाए तो नेशनल गवर्नमेंट के बीच में या सेंट्रल या यूनिटी गवर्नमेंट के बीच में होती है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल, देखा जाए तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, और इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है इसका इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर देखो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो बेसिकली गवर्नमेंट तो ज्यादातर कंट्रीज में 2 टाइप की होती है आपकी, वो भी किसमें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। यानी पहली होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बड़ी होती है, दूसरे आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट्स में होती है। लेकिन क्योंकि इंडिया एक इज अ वेरी बिग कंट्री एंड डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक टाइप की गवर्नमेंट और होती है लोकल गवर्नमेंट। अभी लोकल गवर्नमेंट का मैं आगे बताऊंगा आपको कि लोकल गवर्नमेंट के कौन कौन से इसके अंदर सिस्टम होते हैं, कौन कौन से इसके काम होते हैं सारे वगैरह, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। आगे हमारा है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में 2 टाइप की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी जरूरी है कि दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट के एक लिस्ट बना दिया जाए कि वो किस किस मैटर पे कानून बना सकते हैं और उनके क्या क्या अधिकार, उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए, तो यूनियन लिस्ट की अगर बात की जाए तो यूनियन लिस्ट के अंदर वो मैटर आते हैं, वो सब्जेक्ट आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, जो नेशन से रिलेटेड है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है इन टॉपिक के ऊपर, जैसे डिफेंस है या फॉरेन अफेयर्स है या बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है। करेंसी की अगर बात की जाए, चलो इसमें बढ़िया सा एग्जांपल है, करेंसी ले लो। अब आप लोग जानते होंगे कि जितनी भी टाइप की करेंसी है हमारी, चाहे वो कॉइन्स हैं, पेपर करेंसी है, कोई सी भी करेंसी है, वो सारी की सारी सेंट्रल अथॉरिटी यानी रिजर्व बैंक के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर हर स्टेट्स को अधिकार दे दिया जाता अपनी करेंसी बनाने का, अब तुम सोच लो इंडिया में ही मतलब कितने बहुत सारे हमारे अलग अलग करेंसी चलती, या बैंकिंग है, डिफेंस है, ये सारी चीजें हम लोग किस में लाते हैं, यूनियन लिस्ट में लाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लिस्ट। इसके अंदर लोकल इंपोर्टेंस के मैटर आते हैं, जिसको स्टेट लिस्ट अपने हिसाब से हैंडल कर सकती है और अपने हिसाब से कानून बना सकती है। जैसे पुलिस का है, सबकी अपनी अपनी पुलिस होती है, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ठीक है, बंगाल पुलिस। ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। एग्रीकल्चर मतलब आपको पता ही है,
खेती वगैरह, और इरिगेशन का मतलब होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिंचाई, यानी खेतों में पानी पहुंचाना ताकि खेती कर सके। तो इन टॉपिक के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून बना सकती है, ठीक है, चाहे तो मदद ले सकती है यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, अब ऐसे लिस्ट के अंदर दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट आपके कानून बनाती है आपस में मिल बांट के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। इसमें जो मैटर है हमारा वो है जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है, फॉरेस्ट जंगल से है, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन और ट्रेड यूनियन वगैरह। ट्रेड यूनियन मैंने लिखा नहीं है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो इन मैटर के ऊपर आपके जो है वो दोनों दोनों टाइप की गवर्नमेंट आपका कानून बना सकती है। लेकिन नोट्स ये याद रखना कि कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं आपके जो यहाँ नहीं आए, यानी जो यहाँ नहीं है उनका क्या, जैसे स्पेस, अंतरिक्ष, साइबर सिक्योरिटी, आईटी या टेक्नोलॉजी के वगैरह में, इनको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, यानी बचे कुचे सब्जेक्ट। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारा तब हो सकता है स्पेस में हम लोग बहुत पीछे हो या उस टाइम पर हमें इतना कुछ पता नहीं हो, ठीक है। तो उस टाइम पर जो मैटर थे हमने वो लिख दिए। उसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट है, कोई और टॉपिक है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता है, जिसको हम लोग रेजिडुअरी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आप, आई थिंक हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब ये अलग से मैंने थोड़ा सा ऊपर लिखा, मैं बाद में भूल गया था तो मैंने ऊपर चिपका दिया इसको। जैसे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। जैसे इंडिया है इसका एक एग्जांपल, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। यूनिटरी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सिर्फ एक टाइप की गवर्नमेंट होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका एक एग्जांपल है श्रीलंका। श्रीलंका में आपका सिर्फ एक टाइप की गवर्नमेंट होती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो इंडिया है, तो यहाँ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बातें मैंने लिखी है, वो जरा ध्यान से देखना कि हमारे इंडिया में ऑल स्टेट्स नो आइडेंटिकल पावर्स, यानी सारे स्टेट्स के पास एक सी पावर नहीं है। कुछ स्टेट्स ज्यादा पावरफुल है पैसे में, मतलब हैसियत में, और कुछ स्टेट जो है वो थोड़े गरीब हैं। उसके अलावा कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने, कुछ स्टेट्स को नहीं दिया गया है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, वो स्टेट्स हैं आपके असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अब यहां पर इनको जो स्टेटस दिया गया है स्पेशल, वो दिया है आर्टिकल 371 के हिसाब से, यानी इसमें इनका स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया है। और वो स्पेशल स्टेटस इसलिए दिया गया है क्योंकि सोशल एंड हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है इन स्टेट्स का, इसलिए इन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। बेसिकली यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव हैं इनको स्पेशल स्टेटस देने के। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स, यानी इन स्टेट्स के अंदर चाहे आप इंडियन हैं, बुरा मत मानना, लेकिन फिर भी आप इन स्टेट्स में परमानेंट रेजिडेंट अगर नहीं हैं, आप वहां के निवासी नहीं हैं, तो आप वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते। सिर्फ वहां का ही जो बच्चा या जो कोई इंसान पैदा हुआ उसका बर्थ सर्टिफिकेट इन स्टेट्स का है, तो वही वहां पर अपनी परमानेंट प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इसलिए दूसरा है प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। उसके अलावा यहाँ के जब गवर्नमेंट, यानी यहाँ के जो स्टेट्स के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विसेज में भी प्रेफरेंस दिया जाता है, गवर्नमेंट की जो जॉब होती है वहां पर भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हमें यह भी पता है कि स्टेट्स कितने हैं इंडिया में, लेकिन उसके अलावा भी एक टाइप के यानी जियोग्राफिकल एरिया और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। अब ये यूनियन टेरिटरीज क्या चीज है कि ये टू स्मॉल एरिया है, यानी इतना छोटा एरिया है कि और ना ही इतना बड़ा एरिया है, यानी इतना छोटा एरिया है ये, ना ही इतना बड़ा एरिया है, ये बीच का एरिया है। अब ये इतना एरिया है कि इसको आप अलग से सेपरेट स्टेट नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने क्या किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन स्टेट्स को या इन जगहों को हमने यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया, और यहां पर जो कंट्रोल रहता है वो यूनियन गवर्नमेंट का रहता है, यानी इन जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे 3-4 यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी वगैरह वगैरह।
तो ये वो जगहें हैं जहां पर जो यूनियन टेरिटरीज कहलाती हैं और जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल एंड रेगुलेशन चलता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मैटर और लिखा है, जैसे नॉट इजी टू चेंज इन पावर शेयरिंग या फेडरलिज्म, यानी ये जो सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ फेडरलिज्म का कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा देश फेडरलिज्म से यूनिटी गवर्नमेंट में आ जाए, यानी यूनिटरी में आ जाए कि सेंट्रल ही गवर्नमेंट रहे, लोकल भी ना रहे ना स्टेट रहे? तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में हो तो सकता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है, जरा ध्यान से देखना। यानी आपको ये फेडरलिज्म चेंज करने के लिए ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला है एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। चलो अगर आपने बाई चांस इसको ले भी लिया, इसको हासिल भी कर लिया, तब भी दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। इस कानून को या इसको आपको पास कराना पड़ेगा कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, हाफ, एटलीस्ट हाफ स्टेट्स में उनकी जो विधानसभा है उसमें आपको इनको पास कराना पड़ेगा, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। पहले 2/3 मेजॉरिटी हो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, उसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उसकी हाफ स्टेट्स में आपको इसको पास कराना पड़ेगा, तब जाके आप इस फेडरलिज्म को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं।